जय हिंद। इस क्लास में हम आगामी बीपीएससी और बीएसएससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साइंस के 30 इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अगर आपने रिमेनिंग 5 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देखिए, ये चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया क्या मिलाकर बनाया जाता है, अर्थात एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है। तो एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है HCl, इन दोनों अम्लों को मिला करके एक्वारेजिया बनाया जाता है। एग्जाम में कभी कभी इनका अनुपात भी पूछ लेता है, अर्थात नाइट्रिक अम्ल कितना अनुपात में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना अनुपात में मिला करके एक्वारेजिया बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्वारेजिया बनाते समय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 अनुपात तथा नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात मिला करके एक्वारेजिया बनाया जाता है। एग्जाम में इस रेशियो को चेंज भी कर सकता है। अगर जैसे नाइट्रिक अम्ल पहले देगा तो 1:3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले देगा तो 3:1। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, जो पहले देगा उसके अनुसार अनुपात देंगे। याद करते समय ध्यान रखिएगा कि जो नाइट्रिक अम्ल है आपको HNO3 होता है, तो जहाँ 3 है वहाँ पे 1 देंगे और जहाँ HCl है, HCl के पास 1 है, यहाँ 3 देंगे। तो इसका अनुपात आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह इतना मजबूत एसिड होता है एक्वारेजिया कि अपने आप में यह सोना को भी डिजॉल्व कर लेता है, घुला लेता है अपने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो पिक्नोमीटर का उपयोग विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए किया जाता है, विशिष्ट गुरुत्व। अगला क्वेश्चन है, कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। तो हैजा महामारी और स्थानिक एपिडेमिक एंड इंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग में आने वाला द्रव कौन सा है, द्रव्य कौन सा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ द्रव्य का मतलब होता है मैटर, कौन सा मैटर है या पदार्थ है जिसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड AgI और पोटेशियम आयोडाइड KI तथा सूखी बर्फ, इनका प्रयोग किसके लिए, तो कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए किया जाता है। इस कृत्रिम वर्षा को अंग्रेजी में हम आर्टिफिशियल रेन कहते हैं और इसके लिए जो एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट देता है वो सिल्वर आयोडाइड ही देता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाया जाने वाला कणिका अर्थात ब्लड में पाया जाने वाला कर्पकस जिनका संबंध रोग क्षमता से है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड में 2 प्रकार की कर्पकस पाया जाता है, WBC और RBC, वाइट ब्लड कर्पकस और रेड ब्लड कर्पकस, श्वेत रक्त कणिका और ये रेड मतलब कि लाल रक्त कणिका। तो ध्यान दीजिएगा, जो लाल RBC होता है, लाल रक्त कणिका होता है, यह ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। जबकि WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि जो WBC है अर्थात श्वेत रक्त कणिका है, यह ब्लड में पाया जाने वाला वह कणिका है जिसका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है। तो आपको ध्यान रखना है कि WBC रोग प्रतिरोधक के लिए होता है, जबकि RBC ऑक्सीजन का परिवहन के लिए होता है। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए क्वेश्चन एग्जाम देता है पश्चिम दृश्य के लिए। किसके लिए, पश्चिम दृश्य के लिए, मतलब पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण प्रयोग लाया जाता है ट्रैफिक देखने के लिए या वाहनों में पश्चिम दृश्य के रूप में, जबकि वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, हेडलाइट बोलेगा तो अवतल दर्पण और पश्चिम दृश्य के लिए बोलेगा तो उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है। तो किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की 1000 घन फीट वायु प्रति 10 सेकेंड में आवश्यक है।
अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? अर्थात वर्षा का जो बूंद है वो गोल क्यों हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ तनाव, अंग्रेजी में इसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। सरफेस टेंशन की अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो दाढ़ी बनाने वाला जो ब्रश होता है उसका चिपक जाना, साथ ही नहाने के बाद हमारे बाल का चिपक जाना, और ये सभी किसकी उदाहरण है? तो पृष्ठ तनाव के उदाहरण है। पृष्ठ तनाव किसी ऑब्जेक्ट का वह गुण होता है या द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वह कम क्षेत्रफल घेरना चाहता है, अर्थात वह न्यूनतम क्षेत्रफल घेरना चाहता है। यह गुण पृष्ठ तनाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के एक पैर में कुल कितनी अस्थियां या हड्डियां पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर के एक पैर या एक हाथ की बात करें तो इसमें 30 हड्डियां पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर के एक पैर या एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती है, लेकिन वहीं अगर 2 दे दे तो 30 गुना 60 आपको कर देना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि हड्डियां कहाँ कितनी पाई जाती है। तो एक पैर में 30 हड्डी, वैसे ही एक हाथ में 30 हड्डी, तो ध्यान दीजिएगा 2 में ये 60 हो जाएगा, ये भी 2 हाथ में 60 हो जाएगा। वैसे ही रीढ़ की हड्डी की बात करिएगा तो रीढ़ की हड्डी में कुल रीढ़ में 26 हड्डी पाए जाते हैं। शरीर में रीढ़ की 26 हड्डियाँ होती हैं, जिनमें से 7 हड्डियाँ गर्दन में पाया जाता है, और रिब्स जो कि पसली बोलते हैं छाती की हड्डी को, वो 24 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, रिब्स बोलेगा तो 24, लेकिन अगर छाती का बोलेगा हड्डी तो 25, क्योंकि इसमें एक और स्टर्नम जो बीच वाली हड्डी होती है, दोनों साइड के बीच में जो हड्डी होती है जो दोनों को जोड़ने का काम करता है उसको स्टर्नम कहा जाता है। इसको मिलाकर छाती में 25 हड्डियाँ होती हैं, जबकि रिब्स में 24 हड्डियाँ होता है। और हेड में मतलब सिर में बात करें तो 29 हड्डियाँ होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्लीप एमनीसिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें, तो ध्यान रखना है कि स्लीप एमनीसिया एक निद्रा दोष है जिसमें निद्रा बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर सोया हुआ है, निद्रा में है, तो उसका श्वास कभी कभी रुक जाता है, इसे स्लीप एमनीसिया कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, धान के लिए सर्वोत्तम जैविक खाद है? तो एजोला पिन्नाटा धान के लिए सर्वोत्तम जैविक खाद है। अगला क्वेश्चन है, पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पौधों में जो कैल्शियम के कमी के लक्षण है वे सर्वप्रथम पत्तियों के किनारों पर दिखते हैं। पत्तियों के किनारों पर दिखते हैं कैल्शियम की कमी, अर्थात पौधों में कैल्शियम की कमी है या नहीं है, या अगर कमी हो जाती है तो ये कहाँ दिखता है? तो पौधों की पत्तियों के किनारों पे। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वंशक्रम वर्ण द्वारा कौन सी फसल का नस्ल शुद्धिकरण किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, शुद्ध वंशक्रम वर्ण द्वारा स्वपरागणित फसलों का नस्ल का शुद्धिकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में जिंक का मुख्य कार्य है ट्रिप्टोफास के निर्माण हेतु आवश्यक होते हैं। तो पौधों में जिंक ट्रिप्टोफास का निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं? तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सब में इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि मिश्रित कृषि के अंतर्गत पशुपालन और कृषि दोनों कार्य किया जाता है। कौन से? मिश्रित कृषि के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी है? तो भारत में बागानी कृषि जो उगाए जाने वाली मुख्य फसलें वो है चाय, रबर, नारियल और कहवा या कॉफ़ी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो चाय, रबर, नारियल और कहवा। अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, कायिक घनत्व अर्थात व्यक्तिगत जो घनत्व है यह कैसे निकलता है? तो कुल जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर कायिक घनत्व मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कपास का रेशा मुख्य रूप से बना होता है? तो ध्यान रखिएगा, कपास का रेशा जो है मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कपास का रेशा किसका बना होता है? तो कपास का रेशा सेलुलोज का बना होता है।
अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहते हैं? तो निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थेनोकॉप कहते हैं। कौन सा? पार्थेनोकॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो कृषि भूमि कुछ ऐसे परिभाषित होती है, कुल पड़ती भूमि प्लस निवल बुवाई की गई भूमि, अर्थात कुल पड़ती भूमि तथा कुल बुआई की गई भूमि को मिला करके आपको कृषि योग्य भूमि को परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, चेंचू जनजाति नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। अर्थात क्वेश्चन इसको चेंज करके पूछ सकता है कि चेंचू जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है तथा नागार्जुन एवं श्रीशैलम क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव से अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, अर्थात वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ना ये हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण बर्फ जल्दी जल्दी पिघलने लगती है और समुद्र स्तर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल और सबसे लास्ट में है तापीय या बहिर्मंडल। तो ये कुछ इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, परवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ध्यान रखिएगा, परवाल विरंजन का मतलब होता है जो परवाल भीतीय हैं या जो समुद्र में पाए जाने वाली परवाल या रीफ, कोरल जो रीफ है, कोरल रीफ हैं, इनका विरंजन का मतलब होता है टूटना। इनके टूटने का मुख्य कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इनके टूटने का मुख्य कारण है वैश्विक उष्णन, अर्थात विश्व का तापमान बढ़ने के कारण ही परवाल या कोरल रीफ जो है टूट रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है, जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है? तो ध्यान रखना है, यह मणिपुर में स्थित कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल और अद्वितीय जैव विविधता है। अगला क्वेश्चन है, PM10 और PM2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है? तो ध्यान रखिएगा, PM10 और PM2.5 ये पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। याद रखना है, ये PM का मतलब होता है पार्टिकल पर मिलियन, पार्टिकल पर मिलियन। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये PM और जहाँ लगा रहेगा वो समझ लीजिएगा पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। नाचने वाला हिरण भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नाचने वाला हिरण भारत के मणिपुर के आपको कायबुल लामजाओ द्वीप में पाया जाता है, या कायबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है उसमें पाया जाता है। नाचने वाला हिरण भारत के मणिपुर, नाचने वाला हिरण का असली नाम सानगाई हिरण है, जो मणिपुर के कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसके अलावा यह भारत के किसी हिस्से में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीव रक्षा के प्रावधान किए जाते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48A के तहत ये प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक विविधता विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? तो जैविक विविधता विधेयक लोकसभा में 2 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, किसी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन आनुवांशिक विविधता कहलाता है। कौन सा? आनुवांशिक विविधता कहलाता है। तो ये था BPSC और BSSC, साथ ही अन्य सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साइंस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको 1-2 बार ज़रूर देखें,
ताकि आपको ये फैक्ट्स याद हो सके। ये सभी फैक्ट हाल ही के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आगे वाले परीक्षाओं में रिपीट हो सकते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है 2-3 बार देख करके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही। अगर आपने इससे पहले की क्लासेज को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही हमने पॉलिटी का अलग से क्लास बीपीएससी के लिए और बीएसएससी के लिए पॉलिटी, साथ ही में साइंस तो ये चल ही रहा है और साइंस के अलग से भी क्लासेज तथा हिस्ट्री के भी क्लासेज रनिंग में है। इन सभी क्लासेज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।